जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गौरी शंकर रंजन बुंदेलखंड ट्रोपल और बुंदेली झलक की ओर से पटल पर विराजमान अतिथि वक्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। सभी दर्शक श्रोताओं का वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा आज के विषय में बुंदेलखंड की परंपरा सावनी, जो पिछले एपिसोड में हमारे वक्ता अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, और आज मालवा में सावणी, निमाड़ में राखीणा और राजस्थान की सावणी अलग अलग तरह से कैसे मनाते हैं। सावन का महीना और इस महीने की एक परंपरा है सावनी। तो आज हमारे बीच जो वक्ता हैं, आदरणीय डॉक्टर श्रीराम परिहार। आपका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के फेफरिया में हुआ। श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा के प्रचार के पद पे सेवानिवृत्त हैं। आपने रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से हिंदी उपन्यास दाम्पत्य जीवन का स्वरूप विषय पर पीएचडी की और डीलिट भी किया। अब तक 23 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, लगभग 100 से अधिक शोध आलेखों का प्रकाशन हो चुका है। अनेक विशेषांकों एवं राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं में ललित निबंधों, नवगीतों, शोध आलेखों एवं समीक्षाओं का प्रकाशन हो चुका है। पिछले 35 वर्षों से शोध अनुभव, शोध निर्देशन में 11 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि प्राप्त हो चुकी है। आपको अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। हमारी दूसरी वक्ता हैं सुश्री हेमलता शर्मा भोली बहन। आप आगार मालवा से हैं। आप वर्तमान में लेखिका, सहायक संचालक वित्त कोष एवं लेखा के पद पर इंदौर में द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आपणो मालवो संस्थान की संस्थापक अध्यक्ष एवं मालवी निमाड़ी साहित्य शोध संस्थान की सचिव के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी एवं मालवी में लेखन कार्य करती हैं। लेखन विविधा में कविता, लेख, व्यंग, स्मरण, कहानियां, उपन्यास और लघुकथा लिखती हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मालवी भाषा सम्मान 2021 माला और रत्न अलंकरण से अलंकृत हुई हैं। आपको अनेक राष्ट्रीय और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। हमारी तीसरी वक्ता हैं डॉक्टर प्राणु शुक्ला, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक, राजस्थान से। आपके लघु शोध प्रबंध निराला की लंबी कविताओं में राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति में त्रासदीय तत्व, हिंदी उपन्यासों में प्रवासी जीवन अध्ययन और विश्लेषण पर पीएचडी पूर्ण की है। लगभग 15 से 20 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। 40 से अधिक शोध लेख, 50 से अधिक कहानी और लगभग 30 के आसपास कविताएं। 12 वर्षों से अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आकाशवाणी में 10 वर्षों से प्रसारण दक्षता है। दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रमों में सहभागिता की है। आप अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हैं। आज मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज सबसे पहले मैं बहन प्राणु शुक्ला से निवेदन करूंगा कि अपने विचार रखें कि राजस्थान के परिवेश में कैसे होती है सावनी। नमस्कार। नमस्कार। मैं सुनाई दे रही हूँ आपको? जी जी जी। मेरी आवाज आ रही है जी। नमस्कार। सबसे पहले तो बुंदेली झलक के इस आभासीय मंच पर आप सभी का सादर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए, इस परंपराओं के इस अनूठे अनुभव को बताने के लिए मुझे इस योग्य समझा। आदरणीय श्रीराम परिहार जी, जिनको मैंने संभवतः पहली बार जब हिंदी पढ़नी सीखी थी, तो उनके निबंध सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े थे।
तो ऐसे सरस्वती के वरद पुत्र आदरणीय श्री राम परिहार जी, पहली बार उनसे मिलना निम्बाहेड़ा की एक सेमिनार के दौरान हुआ। उसकी तिथि बता देती हूँ, मुझे याद है 24 और 25 दिसंबर 2017 को राजेंद्र सिंघवी जी ने एक सेमिनार करवाया था और उस पर वो राजस्थान साहित्य अकादमी का सेमिनार था। सिंघवी जी मेरे मित्र थे, तो सर को पहली बार उसमें बीज वक्तव्य देते हुए पहली बार सुना था, तब जाना था कि जिनको हम पढ़ते आए हैं वो श्री राम परिहार जी ये हैं। आदरणीय भोली बहन हेमलता शर्मा जी मेरी बड़ी बहन के रूप में यहाँ विराजमान है। इनका आलेख पढ़ा है और अभी हाल ही में निमाड़ और मालवा अंचल जाना हुआ था, मांडू और महेश्वर गई थी किसी काम से, तो निमाड़ और मालवा के अंचल को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय गौरीशंकर रंजन जी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने जिनके इस श्रम साध्य कार्यक्रम से हम लोग जुड़े हुए हैं और इतना श्रेयस्कर ये कार्य कर रहे हैं अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को जागृत करने का। सावन की ये जो परंपराएं हैं, दरअसल क्या है, परंपराएं व्यक्ति को जीवित रखती हैं। परंपराएं क्यों होती है, उत्सव क्यों होते हैं, त्योहार हम क्यों मनाते हैं? व्यक्ति का मन कभी-कभी तमसा-छिन्न या मेघाच्छादित हो जाता है। किसी कार्य को करते एक रास्ता जिंदगी में जो आ जाती है, उसको ये परंपराएं, उसको ये त्योहार, उसको ये अनुभव जो है वो हम उसको दूर करते हैं और हम उसमें कुछ नया करना, अपनी संस्कृति को जीवित रखना सीखते हैं। हमने बहुत सारे निबंधों में पढ़ा है कि हमारा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सांस्कृतिक हस्तांतरण का होना चाहिए। जो संस्कृति आज से पहले भारतवर्ष में थी, उसका धीरे धीरे जो रूप हमारे पास आया है, जिस पाश्चात्य सभ्यता का हम लोग अंधानुकरण कर रहे हैं, उस पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण से हमें कहीं ना कहीं हानि हुई है। हमारा मैं ये कहूं कि हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है। जो संस्कृति, जो सभ्यता, जो परंपराएं भारतवर्ष में विद्यमान थी, उनका अगर हम शनै शनै अनुकरण भी करते तो आज भारतवर्ष का वो स्वरूप नहीं होता जो आज है। मैं जयपुर में रहती हूँ। जयपुर में सावनी या श्रावणी तीज की जो परंपरा है वो विश्व विख्यात है। हमारे यहाँ दो त्योहार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं राजस्थान में, एक तीज और एक गणगौर। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे श्रावणी तीज कहा जाता है, जिसे आप लोगों के अंचल में सावनी परंपरा जो सावन में चलती आ रही है और इस बार तो अधिक मास होने की वजह से वो 2-3 बार हमारे यहाँ मनाई जाएगी। तो उसकी जो सवारी है, उस पर पहने जाने वाले कपड़े और खाए जाने वाले भोजन का विशेष महत्व। हमारे यहाँ लहरिया पहना जाता है सावन में। देखिए मैंने पहन रखा है, एक प्लेन जमीन पर आड़ी तिरछी, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ क्या है, रेत है, राजस्थान में रेत है, रेत के धोरे हैं। वो धोरों पर जब हवा चलती है, तो जब धोरों पे हवा चलती है तो आड़ी तिरछी लाइनें बन जाती है स्वतः। ऐसा लगता है जैसे कुछ सांप रेंग करके गया हो। आप कभी जैसलमेर जाइए, आपका कभी जाना, ओसियां के जो रेत के धोरे हैं उन पर चलकर जाकर देखिए, तो जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि रेत पर आड़ी तिरछी लाइनें पड़ गई हो। वो आड़ी तिरछी लाइनें या पंक्तियां हमारे यहाँ उसको वस्त्रकला में लिया गया और उस कपड़े को हमारे यहाँ लहरिया कहते हैं। तो हमारे यहाँ राजस्थान में सावन में पहने जाने वाला जो महिलाएं जो पहनती है, वो पहनती है लहरिया की साड़ी या लहरिया के सूट। और जो पुरुष होते हैं, फिर वो लहरिया के आड़ी तिरछी लाइनों में काटता है, आपस में लाइनें एक दूसरे को काटती है, तो उसे कहते हैं मोठड़ा। और मोठड़े का साफा रानी कलर जो मैजेंटा कलर जिसको बोलते हैं, उसका फेमस होता है। मोठड़े का तो साफा पुरुष पहनते हैं और लहरिये की जो साड़ी या सूट या जो भी और पोशाकें हैं वो महिलाएं पहनती हैं। हमारे यहाँ सावनी में खाया जाने वाला एक पर्टिकुलर, सावनी में दिया जाने वाला एक खाद्यान्न, मतलब एक मिठाई है हमारे यहाँ, उसे घेवर कहा जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे। घेवर तो तीज पर दिया जाता है और फीनी गणगौर पर दी जाती है। गणगौर और संक्रांति पर आपस में बांटी जाती है। हमारे यहाँ सावन के दिनों में सास बहू साथ नहीं रहती है। हमारे यहाँ ये प्रचलन है कि जिस लड़की का वागदान हो गया है, तीज से एक दिन पहले का त्योहार, उसे सिंझारा हमारे यहाँ कहा जाता है। ये मैं परंपरा बता रही हूँ, राजस्थान की मिट्टी की सौंधी सुगंध इस परंपरा में है। तो जो ससुराल वाले हैं वो पर्टिकुलर स्पेशली उस लड़की के लिए लहरिया, झूला, या झूला नहीं कोई ले जा पाए तो झूले की पटरी जिस पर बैठकर वो लड़की झूले, वो हमारे यहाँ दी जाती है। और इस परंपरा का विशेष रूप से महत्व ये है कि जो लड़कियां थी वो फिर उसके बाद अपने ससुराल आ जाएंगी। उसके बाद जैसे, तो वो अपने मायके वालों के साथ नहीं रह पाएंगी बच्चियां। तो वो झूला झूलने का और गीत गाने का और प्रचलन, मेहंदी लगाने का जो हमारे यहाँ का प्रचलन है, वो सिंझारे पर विशेष रूप से किया जाता है।
आप मानेंगे राजस्थान में 80% लड़कियों की सगाई सिंझारे के दिन होती है। चाहे वो सिंझारा गणगौर का हो, चाहे वो सिंझारा तीज का हो। गणगौर पे अगर सिंझारा जाएगा तो वो अलग तरीके से जाएगा, लेकिन श्रावणी परंपरा में तीज में जो सिंझारा है उसमें झूले की पटरी अनिवार्य है। एक और फिर उसके बाद सास बहू, जिस लड़की का वागदान हो चुका है या उस दिन सगाई हो गई है, तो वो अपने पीहर में रहेगी। अगर किसी लड़की की शादी हो चुकी है, तो वो लड़की महीने भर अपनी सास से अलग रहेगी और वो रक्षाबंधन के दिन फिर अपने ससुराल अपने भाई को राखी बांध करके जाएगी। हमारे यहाँ राजस्थान में सावनी परंपरा है। दूसरी बात, जो गीत जो गाए जाते हैं उन्हें हिंडोला कहा जाता है हमारे यहाँ, झूला या हिंडोला। वो पर्टिकुलर तीज के गीत होते हैं जिसमें एक लड़की है, वो उस पर बैठी हुई है, नीम की छड़ ली जाती है, नीम की डंडी, उस पर उस लड़की को पीछे हल्के-हल्के उसकी भाभी या उसकी चाची या उसकी सहेलियाँ मारती हैं और अपने उसके भावी पति का या जो पति हो चुके हैं उनका नाम पूछती है। फिर वो लड़की किसी दोहों में, कवित्त में अपने हस्बैंड का नाम बताती है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि क्योंकि सामंतवादी परिवेश रहा है इसलिए लड़की हस्बैंड का नाम नहीं लेती। सिंझारे पर हमारे यहाँ मेहंदी लगाने की विशेष परंपरा होती है। हाथ पर जब पहली मेहंदी बनाई जाती है लड़की के, जिसकी सगाई हो चुकी है, शादी हो चुकी है, सिंझारे की जो मेहंदी है, उस पर गणेश आमंत्रण होता है, गीत गाए जाते हैं और आप राजस्थान में इतना रंग-रंगीला वो माहौल होता है कि हमारे यहाँ बाकायदा निमंत्रण लगते हैं कि फला लड़की का सिंझारा आया है, आज आपको उनके यहाँ जाना है। जो साड़ी सिंझारे पर चढ़ती है, रानी कलर की होती है, लहरिये की साड़ी वो होती है, वो विशेष रूप से दी जाती है और उस दिन लड़की को ये मान लिया जाता है कि अब लड़की हमारे यहाँ पराई हुई। हमारे यहाँ तीज गणगौर की सवारियाँ निकलती हैं और तीज की सवारी, जयपुर की तीज की सवारी, वो विश्व विख्यात है। जिस समय त्रिपोलिया बाजार चांदी की पालकी में वो तीज की सवारी निकलती है और जिस समय वो त्रिपोलिया बाजार से निकलती है तीज की सवारी, वो अनूठा दृश्य होता है। वो ऐसा समागम होता है कि उसमें हाथी, घोड़े और इसके लिए जवान लड़कियां जो है उनको बाकायदा वहां तीज माता के दर्शन करने, जिस लड़की की शादी हो चुकी है, सगाई या शादी हो चुकी है, वो देखने के लिए भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ सावनी परंपराएं एक विलक्षण रूप लिए हुए होती है, क्योंकि लड़की प्राय ये माना जाता था कि राजस्थान में सामंती परिवेश, देखिए हमारे यहाँ तीज दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कजली तीज, एक होती है श्रावणी तीज। तो कजली तीज जो आप जिसे आप सातुड़ी तीज बोलते हैं, वो भाद्रपद पक्ष में आती है, लेकिन ये जो तीज आती है, ये सावनी तीज होती है और इसमें सावनी परंपराएं जो है वो बहुत मतलब बहुत उम्दा तरीके से निभाई जाती है। राजस्थान में चूंकि सामंती परिवेश रहा, यहाँ पर अपने-अपने रजवाड़े रहे, तो उस हिसाब से अलग-अलग तरह से महिलाओं को या बच्चियों को थोड़ा-सा एक ऐसे माहौल में रखा गया, तो ये माना जाता है कि अब हमारी लड़की जो है वो पीहर में नहीं रहेगी, तो अब इसको वो सारे समस्त सुख कर लेने दिए जाएँ या अपनी समस्त सहेलियों के साथ खेल लेने दिया जाए, जो वो कर सकती है। और हमारे यहाँ तीज का जो सिंझारा है, वो किसी लड़की की ज़िंदगी का बहुत सबसे पहला अनूठा अनुभव होता है। लड़की उस दिन ये मान मान ली जाती है कि अब हमारी लड़की पराई हुई, तो इसको सारे सुख मतलब उस दिन, और हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई आभूषण या कुछ अपने ससुराल वालों की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है लड़की को और लड़की झूले पर झुलाई जाती है उस दिन। तो हमारे यहाँ सावनी परंपराएं बहुत विशेष रूप से मनाई जाती है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान एक रंग रंगीला प्रदेश प्रदेश है, तो गीत गाना और इस तरीके से बहुत सारे अच्छे अच्छे उसके लिए लड़की के लिए गिफ्ट ले जाना, झूले ले जाना, आपस में ऐसी ऐसी फोटोज या ऐसे कोई चित्र लेके जाते हैं जिसमें ननद भाभी भाभी ननद की चोटी बना रही हो, इस तरीके के जो खिलौने हैं वो सब उस लड़की के लिए ले जाए जाते हैं और हमारे यहाँ बहुत बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से श्रावणी परंपराएं मनाई जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई जानकारी त्योहारों की समझने को मिली। मैं भोली बहन से निवेदन करता हूं कि अपने विचार रखें कि मालवा की सावनी कैसी होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शंकर रंजन जी। सबसे पहले तो आपको साधुवाद ज्ञापित करती हूँ कि आज आपने इस मंच के माध्यम से मालवा, निमाड़ और राजस्थान को एक कर दिया।
इसके पूर्व भी आपने जो अभी बुंदेलखंड के लोगों को आमंत्रित किया था, वो कार्यक्रम भी मैंने आपका सुना था और कुछ चीजें उसमें मुझे ऐड करने की इच्छा हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा था कि चलिए अब जब कार्यक्रम होगा तो फिर मैं उसमें यहाँ कुछ मतलब बोलूंगी उस पर भी। जी। तो मालवा की जो ये लोक परंपरा है श्रावणी, मूलतः इसको श्रावणी ही बोलते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध श्रावण मास से है। जो श्रावण का महीना होता है उसमें ये मनाई जाती है और सीधा सीधा यदि हम कहें तो ये एक वैवाहिक परंपरा है। हालांकि पहले मैं मंच पे विराजे, माफी चाहूंगी, मंच पर विराजे पहले डॉक्टर श्रीराम परिहार दादा जो बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनको सादर नमन करती हूँ। और जयपुर से जो पधारी है साहित्यकारा जिन्होंने अभी बहुत सुंदर जानकारी हमें श्रावणी के बारे में दी है और कुछ और भी उन्होंने परंपराओं का जिक्र किया, तो उनको भी मैं साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत सारी चीजों को उन्होंने बताया, कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, कुछ थोड़ी सी अलग हैं। तो मालवा में बहुत कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी सी परंपराएं हैं उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण जो परंपरा है वो है सावणी। श्रावणी को धीरे धीरे कहते हैं कि बोलते बोलते जैसे हो जाता है शब्द, तो वो उस तरीके से मतलब शब्द सावणी बोलने लगे लोग, क्योंकि शुद्ध नहीं बोलता। मालवा का जो कहते हैं व्यक्ति है वो सीधा सरल सहज होता है, तो बहुत कठिन उच्चारण वो नहीं करता। तो जैसे श्रावण है तो वो सावन बोलेगा या सावण बोलेगा, न कुमड़ा उच्चारण होता है। तो इस तरीके से उच्चारण के कारण उसको यहाँ पर जो मालवा में उच्चारण जो किया जाता है इस लोक परंपरा का वो है सावणी करके बोलते हैं। कुछ लोग आपको न भी बोल देंगे, सावनी बोल देंगे, इस तरीके से। तो एक ये वैवाहिक परंपरा है और जैसे कि अभी जयपुर से उन्होंने बताया कि ये विवाह के बाद ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे यदि किसी लड़की की सगाई हो जाती है, जिसे रुक्का भी बोलते हैं, तो सगाई यदि हो गई है किसी लड़की की तो उसके लिए हमें सावनी ले जानी होती है। तो ये दायित्व होता है वर पक्ष का कि अब चूंकि लड़की हमारे घर बहू बनकर आने वाली है, तो जो भी उसकी सगाई के पश्चात पहला सावन श्रावण मास जो आता है उसमें ही राखी के पहले, राखी जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसके एक सप्ताह पहले ये जो सावणी है ये उसके लिए भेजी जाती है। तो एक तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कि बेई समधी जो है उनके मध्य एक तो पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध बने और जो मेल मिलाप के अवसर जैसे कम से कम होते हैं। पहले तो क्या है कि सगाई काफी लंबे समय तक रहती थी और काफी मिलना जुलना जैसे होता था, लेकिन आजकल समय की कमी है तो उस कारण से ज्यादा मतलब लोग अभी तो हम ये देखते हैं कि विवाह जो होता है उसी में सगाई की परंपरा भी वहीं संपन्न कर देते हैं। आजकल सगाई भी नहीं करते हैं, बोलते हैं चटमंगनी पट ब्याह वाली स्थिति जो है समय की कमी के कारण ऐसा कुछ हम देख रहे हैं आजकल। लेकिन ये कहा जाए तो दो परिवारों के मध्य एक आपसी प्रेम समन्वय और ये सब साझा करने का और विकसित करने की एक ये लोक परंपरा है सावणी। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए लड़की जिसकी सगाई हो गई है उसके जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं, तो रक्षाबंधन के त्योहार के लगभग एक सप्ताह पूर्व उसके लिए सुहाग की सारी चीजें लेकर मतलब देते हैं, जिसमें साड़ी भी होती है। ऐसा कोई उसमें स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब लहरिया ही देना है या इस टाइप से, लेकिन चूंकि अब बहू के रूप में हम उसको देख रहे हैं तो लाल पीला जो कलर है वो दिया जाता है। और श्रावण मास में जैसे हरियाली लगती है तो हरा कलर हम दे सकते हैं, तो लाल पीला हरा इस तरीके के जो रंग बिरंगे कलर होते हैं उस कलर की हम कोई भी बढ़िया सी साड़ी खरीद सकते हैं। साड़ी के साथ उसको पूरा मतलब सुहाग का श्रृंगार, सुहाग के श्रृंगार में सारी ही चीजें सम्मिलित होती है। उसमें मेहंदी, चूड़ी और तैयार होने के लिए उसको सारी चीजें बनाओ, श्रृंगार की सब चीजें उसको दी जाती है। साथ में जैसे उन्होंने बताया कि घेवर की मिठाई तो वो हमारे यहाँ भी दी जाती है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि घेवर बहुत कम
मिलते हैं, मार्केट में मिलता ही नहीं है, या तो हमें ऑर्डर देके बनवाना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये घेवर भेजने की परंपरा लुप्त होती जा रही है। इसकी जगह इसका जो स्थान है वो आजकल बाजार की बनी मिठाइयों ने ले लिया है। एक पहले जो शक्कर शक्कर की चाशनी की एक मिठाई बनती थी, चिक्की जिसको बोलते हैं, तो वो भी आजकल मिलती नहीं है। पहले वो मतलब भेजी जाती थी और एक धागे के अंदर शक्कर के वो कहना चाहिए कि ऐसा बनाया जाता था। तो वो मिठाई के रूप में मतलब वो सारी चीज़ें दी जाती थी। तो अब चूँकि ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं या बनती नहीं है, यदि कहीं ऑर्डर करके बनवाना हो स्पेशल तो हम बनवा लेते हैं। नहीं तो आजकल क्या है कि साधारण जो मिठाई मिलती है मार्केट में वही मिठाई सामान्यतः भेज दी जाती है। मैडम हमारे और यहाँ तो घेवर की धूम है इस समय तो। अच्छा, अच्छा। हम्म। बढ़िया है, हम भी खाने के लिए आएँगे फिर बिल्कुल उधर ही मैम, आइए आप जयपुर। जयपुर। और जैसे बुंदेलखंड का जो आपने प्रोग्राम किया था उसमें ये उन्होंने बताया था कि कुछ बांसुरियाँ, कुछ खिलौने, कुछ ये सब नज़र आता है। तो उसका भी कारण मैं यहाँ बताना चाहूँगी। जो श्रावण मास है इसमें पूरा कहते हैं ना कि लोग शिवमय हो जाते हैं, भक्ति का पूरा वातावरण रहता है भक्तिमय, और जगह-जगह मेले इसमें लगते हैं। और देखा जाए तो बरसात का जो मौसम है उसमें लोगों के पास अधिक काम वगैरह नहीं रहता है। तो इसका एक ये भी पक्ष है कि जो लोग रहते हैं मेले ठेले वाले, वो मेले में अपनी दुकानें लगा लेते हैं, खिलौने बेच रहे हैं, बांसुरी बेच रहे हैं, कहीं चक्री बेच रहे हैं, पपैया है। तो बच्चों के ऐसे खिलौने वो बेचने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि अ, घर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, मतलब वधू जो रहती है, वधू के छोटे भाई-बहन हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कि चलो उसके छोटे भाई-बहनों के लिए भी हम खिलौने आदि भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें खिलौने उस रूप में, तो इससे क्या होता है कि एक तो जो लोग हैं जिनका बारिश में जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको एक रोज़गार मिल जाता है, मेले वगैरह लगते हैं और ये खरीदारी हो जाती है छावनी के माध्यम से। तो उनको रोज़गार मिल जाता है और वहाँ जिस परिवार में हम वो भेज रहे हैं, मतलब वधू पक्ष का जो परिवार है, समधी जी जो बने हैं नए-नए, तो उनके यहाँ भी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो श्रावणी का महत्व यही है। और विवाह के पश्चात भी जो पहला रक्षाबंधन जो आता है, उसमें भी श्रावणी भेजी जाती है। तो वही जैसे कि अभी जयपुर से आपने बताया कि सास और बहू साथ में नहीं रहते, तो उसी की ओर मतलब मैं इंगित कर रही हूँ कि मतलब परंपराएँ हमारे यहाँ मिलती-जुलती ही हैं। तो उसमें यही रहता है कि विवाह के पश्चात की जो पहला रक्षाबंधन का त्योहार है, उसमें सास-बहू साथ में नहीं रहेंगी, तो बहू जाएगी और बहू जाएगी, तो फिर उसके लिए हमें उसके साथ हमें सारी चीज़ें उसके घर के लोगों के लिए भी हमें भेजनी है, तो वो भी श्रावणी में आता है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ इसमें होती है, श्रावणी लेकर के ससुराल वाले जब जाते हैं वधू के यहाँ, तो उनका बड़ा मतलब आदर-सत्कार वो करते हैं और जो भी लोग जाते हैं, उनको सभी को भी कपड़े, आभूषण आदि वो वहाँ से मतलब देते हैं। उनके साथ भी मतलब जितने लोग जाते हैं उनको भी पूरे पूरे कपड़े वहाँ से करते हैं कि जो लोग आए हैं, मान लीजिए कि मेरे यहाँ कोई है और मुझे श्रावणी लेके जाना है, मैं यदि गई हूँ, तो मेरे वो पूरे कपड़े मुझे वहाँ से करेंगे। तो ये एक आदान-प्रदान की अच्छी परंपरा है। इस बहाने से जो 2 ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों के जो वर-वधू के जैसे माता-पिता और भी परिजन हैं, वो आपस में मेल-मिलाप करते हैं, एक-दूसरे के यहाँ पहुँचते हैं, रुकते हैं और वस्तुओं का आदान-प्रदान करते हैं। भावना यही रहती है कि अब आपकी बेटी हमारी बहू है और हमारे यहाँ भी वो बेटी की तरह ही रहेगी और उसके लिए हम ये सारी वस्तुएं और ये सब लेकर आए हैं। और जो वधू पक्ष के लोग हैं वो भी उनको उतना ही आदर सत्कार के साथ रखते हैं, बढ़िया भोजन कराते हैं। मालवा का बढ़िया प्रसिद्ध भोजन भोजन है दाल बाफले, तो दाल बाफले खिलाए जाते हैं, बढ़िया चूरमा बनाया जाता है और इस तरीके से आदर सत्कार के साथ ये जो श्रावणी की परंपरा है ये संपन्न की जाती है। इसके यदि ऐतिहासिक पक्ष को देखें तो
चूंकि अब ये परंपरा है और लोक में कोई भी चीज प्रचलित होती है तो वही लोक परंपरा बन जाती है। कब से शुरू हुई इसका तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे परिवार में हमारी जो मम्मी है, उन्हें उनके भी और जो मम्मी और उनके ऐसे मतलब कई सदियों से कई पीढ़ियों में हमारे यहाँ मैं ये देखती आ रही हूँ। और अभी भी हमारे यहाँ भतीजे की जैसे अभी तय हुई है तो अभी मुझे बहू के लिए छावनी लेकर जाना ही है, अभी हम लोग जाएंगे। तो अभी ये है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा इसके बारे में नई जानकारी है। तो धीरे धीरे जहाँ हम लोग जैसे जो चला रहे हैं इस परंपरा को, तो ये है कि नई पीढ़ी को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी मिलेगी और वो इसको आगे मतलब हस्तांतरित कर सकेगी अपने बच्चों में या अपनी नई पीढ़ी में। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया है ये, और इसके लिए आप बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं। और बूंदेली झलक बहुत अच्छा काम कर रहा है। मालवा निमाड़ के लोगों के साथ ही यहाँ देश विदेश के जो श्रोतागण विराजे हैं उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैंने एक प्रयोग किया था। मैंने आपकी जो ये पोस्ट है, मैंने बहुत सारे साहित्यिक ग्रुप में जैसे और भी मालवा निमाड़ के जो लोग जुड़े हुए वहां पर मैंने डाली थी और उनसे मैंने ये कहा था कि इसमें यदि श्रावणी के बारे में आपको कुछ जानकारी हो तो आप मुझे भेजिएगा। तो मैं आपके नाम के सहित वहां उल्लेख कर दूंगी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मेरे पास किसी का भी जवाब नहीं आया। इससे ये प्रतीत होता है कि लोगों को इस परंपरा के बारे में, इस लोक परंपरा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, या हो सकता है कई लोगों ने ये नाम ही पहली बार सुना हो। तो ये कार्यक्रम एक बहुत सफल कार्यक्रम रहने वाला है और ये लोक संस्कृति, लोक परंपरा को अक्षुण्ण रखने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। और मैं आपको सादर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और अपने पटल पर आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद बहन। और सचमुच बहुत से लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। अब जी हमारी यही कोशिश है कि किसी प्रकार हो ये चीजें, परंपराएं हैं, मरती तो नहीं हैं लेकिन धुंधली हो जाती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जहां तक आवाज पहुंच सके तो लोग एक बार जागें और अपनी परंपराओं से जुड़ें। और यही परंपराएं हमारी पहचान हैं, हमारी संस्कृति की पहचान है। मैं निवेदन करता हूं परम आदरणीय डॉक्टर श्री राम परिहार जी से कि अपने विचार रखें। आदरणीय भाई शंकर जी, और हेमलता जी, आपने इस पटल के माध्यम से ये छोटा सा कार्यक्रम करके बड़ा काम किया है। बड़ा काम इस रूप में है कि हम अपने अतीत से क्या अच्छाई ले सकते हैं और वर्तमान जीवन के जो तनाव है, जो संघर्ष है, जो भागदौड़ है, उसमें हम पिछले जीवन से क्या प्राप्त कर सकते हैं, पिछले समय से क्या प्राप्त कर सकते हैं। इस रूप में यह कार्यक्रम परंपराओं के पुनरावलोकन के माध्यम से, पुनरीक्षण के माध्यम से और पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से आप एक तरह से भारतीय संस्कृति का एक पुण्य आयोजन कर रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं। भौगोलिक रूप से और भाषिक रूप से निमाड़, मालवा और राजस्थान ये बहुत निकट के हैं। भाषा की दृष्टि से भी आपसी शब्दावली बहुत कुछ आपस में मिलती जुलती है। निमाड़ की अधिकांश शब्दावली में मालवा तो है ही, क्योंकि निमाड़ी और मालवी दोनों जुड़वा बहन है।
राजस्थानी के बहुत शब्द हैं, जैसे घना है, घना यानी बहुत, ये हमारे निमाड़ में भी कहा जाता है और प्रयोग किया जाता है। घनी बार भी गिरे भाई, यानी बहुत देर कर दी रे बेटा, ऐसी बात करते हैं। तो इस देश की एकता जो है वो हमारे लोक के पास है, और लोक के पास वो हमारी परंपराओं के माध्यम से है। सावन में थोड़े से प्रकारांतर से राजस्थान में जिस संस्कार के माध्यम से परंपरा का निर्वाह किया जाता है वो निमाड़ से थोड़ी सी दूर है रीति नीति में, लेकिन मालवा के बहुत निकट है। जैसे बहन हेमलता कह रही, तो उस रीति नीति में और निमाड़ की रीति नीति में लगभग 70% की एकात्मकता है, एकता है। दूसरा निवेदन ये कर दूं कि राजस्थान में श्रावणी कहा जाता है, मालवा में भी बहन कह रही हैं कि श्रावणी या सावनी कहा जाता है, लेकिन निमाड़ में सावनी नहीं कहा जाता, उसको निमाड़ में रखीणा कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि रखीणा शब्द जो है खिलौना का रूपांतर है, या दूसरे अर्थ में कि रखने से संबंधित है। एक निवेदन और कर दूं कि हमारी नई पीढ़ी या आधुनिकता के दबाव में हम जिन परंपराओं को और जिन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं वो उचित नहीं है। जी और कुछ तो जो बिना सोचे समझे परंपराओं को वर्तमान समय में अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं कि रूढ़ी और परंपरा में अंतर होता है। रूढ़ी ठहरा हुआ पोखर का जल है, छोटे तालाब के जैसा पानी भर जाता है और वो धीरे धीरे गंदा हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रवाह नहीं होता, उसमें नया जल आकर के नहीं मिलता। लेकिन परंपरा नर्मदा के समान निरंतर प्रवाहमान है। परंपरा निरंतर विकास की दिशा में बहती रहती है, और बीच बीच में उसमें जो अनुपयोगी चीजें आ जाती है, नर्मदा में जैसे कचरा आ रहा है, ये कर रहा है, तो वो तटों पर करती जाती है। उसी तरह से परंपरा भी जो जीवन की योग्य चीजें नहीं है उसको समय के किनारों पर वो बाहर करती जाती है। लेकिन मूल रूप से जो परंपरा है, निरंतर जो जल प्रवाह है, वो अपने लक्ष्य की ओर चला जाता है। नर्मदा का लक्ष्य रत्नाकर सागर है, जिसको आप अरब सागर कहते हो, गलत कहते हैं। वो विदेशियों के प्रभाव के कारण कहा जाता है, वो दरअसल रत्ना सागर है। ये हमारे पुराणों शास्त्रों में उसका नाम रत्ना सागर है। हमको भी जो जानकार लोग हैं उनको रत्ना सागर ही उसको अब बोलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अपना दिल दिमाग है, अपनी परंपराएं हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे अभिलेख हैं, हमारे प्रमाण हैं। उस रूप में उसी तरह से जीवन भी जो जीवन के लिए अनुपयोगी चीजें हैं उनको किनारे करता जाता है और अपने एक उत्तम लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता जाता है। उसी तरह से
भारतीय जो जीवन है, भारतीय जो परिवार है, वो हमारी संस्कृति का प्राण है। प्राण तो धर्म है, लेकिन उस धर्म के निर्वाह में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। परिवार की सुदृढ़ता, परिवार का संगठन, परिवार का अनुशासन और परिवार के संस्कार जीवन को सुंदर बनाते हैं, लक्ष्यमय बनाते हैं और ऊर्जावान बनाते हैं, और एक अटूट शक्ति से भरते हैं कि कैसा भी संघर्ष आए, आपको निरंतर बढ़ते जाना है, चलते जाना है। ये परिवार के सिवाय और कोई नहीं देता। दूसरा गुरु देता है, लेकिन संस्कार तो हमको परिवार से, हमें परिवार से मिलते हैं। इसलिए परिवार में जो केंद्रीय भूमिका है वो माँ की तो है ही, लेकिन आज जो बहू हमारी बनी है वो कल परिवार की माँ बनी, वो परिवार की धुरी बनने वाली, परिवार का केंद्र बनने वाली है। इसलिए बहुत दूरदृष्टि से हमारे पूर्वजों ने इस परिवार की परंपरा को कैसे समृद्ध और व्यवस्थित किया जाए, इसलिए ये सारे के सारे परंपराओं के माध्यम से संस्कार स्थापित किए। रखीणा एक संस्कार है। संस्कार वो बेटी जो पराये घर से अपने घर में आने वाली है, उसकी मानसिकता कैसे धीरे धीरे बड़े होने के साथ ससुराल के साथ स्वमेव जुड़ती जाए, उसके पीछे ये मनोविज्ञान है। आज से 25-30 साल पहले छोटी उम्र में सगाई कर दी जाती थी, ये साधारण बात थी। निमाड़ में तो होता ही था, मालवा में भी होता था, राजस्थान में भी होता था। वो क्यों होता था, उसके दूसरे कारण, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन सगाई हो जाती थी। एक बात और बता दूं मेरी बहनों को और मेरे भाई को, कि सगाई करते समय केवल एक बात का ध्यान रखा जाता था कि वो परिवार संस्कारवान है और उसके पास खेती कितनी है। एक बात का ध्यान रखा जाता। ये नौकरी, उद्योग धंधे, दूसरी कमाई, ये बाद में जुड़े हैं। पहले खेती, हर ये संस्कृति है, तो खेत के लिए, संबंधों के लिए एक आधार होता था कि ठीक है, वो धन दौलत तो है ही आपके पास, लेकिन खेती कितनी है ये पूछा जाता था। कम से कम निमाड़ में तो पूछा जाता था, अन्य प्रांतों में पूछा जाता हो ये नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन खेती मुख्य तब भी थी और आज भी है। कुछ नहीं है तो खेती, क्योंकि खेती के पीछे गौरी शंकर जी और बहनों क्या है कि कैसे भी संकट काल में आपके बुरे दिन आए तो खेती आपको भूखे नहीं मरने दी। ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए भारतीय किसान और भारतीय परिवार खेती को व्यवसाय नहीं मानता था। समय के साथ दृष्टि बदली, वो अलग बात है। भूमि को माता मानता था वो, हमारे खेत को माता मानता था वो। इसलिए वो खेती से जुड़े अलग अलग संस्कार हैं, बोनी बोने के संस्कार, उससे संस्कार, ये सारे के सारे बच्चों को बताए जाते थे। और जब बचपन में शादी हो जाती थी तो केवल ये जो जिनके बेटे से या जिनकी बेटी से शादी सगाई हो रही है वो अच्छे हैं, संस्कारवान है, घर बार देखा जाता था, लेकिन घर के अंदर जाकर के ये नहीं देखा जाता था कि उनके पास संपत्ति है कि विपत्ति, ये नहीं देखा जाता। संपत्ति विपत्ति दूसरे, सब निर्धनता और धनी गरीब की बात दूसरे नंबर पे आती थी। पहले नंबर पे कि वो लोग कैसे हैं, और बेटे बेटी के संस्कार तो छोटी उम्र के थे तो उसको संस्कार देखने की कोई बात ही नहीं। तो परिवार अच्छा है, लोग अच्छे हैं,
माता पिता अच्छे हैं तो बेटा बेटी अच्छे होंगे ही, ये अनुमान लगा लिया जाता है। अब छोटी उम्र में सगाई हो जाती थी, तो जिस वर्ष सगाई हो जाती थी, बहनें ठीक बोल रही हैं कि उसी वर्ष के पहले श्रावण में उस बेटी के लिए ससुराल पक्ष से कपड़े और खिलौना लेकर के जाते हैं। हमारे यहाँ है, राजस्थान में बहुत अच्छी परंपरा उन्होंने बताई, रणु जी ने और हेमलता जी ने दूसरे रूप में बताई। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, एक जोड़ी कपड़े ही ले जाएगा। उस रखीणा में एक जोड़ी कपड़े ले जाएगा, लेकिन अनिवार्य रूप से ले जाएगा। और ये जिरोती आती है श्रावण की अमावस पर, जिसको हरियाली अमावस भी बोलते हैं। उससे लेकर के रक्षाबंधन के 3-4 दिन पहले तक वो रखीणा ले जाना बहुत जरूरी है। उसके पीछे मैं ऐसा सोचता हूं, क्योंकि ये मनोविज्ञान, ये जो इसके पीछे क्या बात है किसी ने लिखा तो है नहीं। आप हम जैसे लोग समझदार हुए तो उन परंपराओं को जांचने का, अवलोकन करने का, उनके पीछे मनोविज्ञान ढूंढने का, उनके पीछे समाजशास्त्र ढूंढने का, उनके पीछे अर्थशास्त्र देखने का एक खोजी दृष्टि से ये काम हुआ है। तो इसलिए आपने ये पुण्य का काम किया कि पहली बार आयोजन हो रहा है इस तरह का, मेरे ख्याल से तो, क्योंकि रखीणा की बात निर्माण में अब कोई नहीं करता है। सब अमेरिका जाने की बात करते हैं, विदेश जाने की बात करते हैं। और अब तो छोटी उम्र में सगाई नहीं होती है, लेकिन छोटी उम्र में जब सगाई होती थी तो पहले श्रावण में एक जोड़ी कपड़े और खिलौने लेकर के जाते थे। एक बात मैं बता दूं, जहां तक मेरी स्मृति में है, क्योंकि 15 वर्ष में, जब मैं 15 वर्ष का था, वो चीज मैंने देखी है। 15 वर्ष का था, मेरी सगाई हो गई थी, 9वीं में था मैं, और 13 वर्ष की आप लोगों की भाभी थी, सगाई हो गई थी। नहीं, 13 वर्ष की और 15 वर्ष की उम्र में हमारा विवाह हो गया था, और सगाई तो पता नहीं कितने वर्ष पहले हो गई थी। मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि 9वीं में सगाई होने के बाद भी मैंने डिलीट की है। महाविद्यालय का, पीजी महाविद्यालय का प्राचार्य बना हूं, पीएससी में मेरिट लिस्ट में 8वां नंबर है, तो कहीं बाधा नहीं आती थी, क्योंकि परिवार का वातावरण ऐसा था, इतना अनुशासन था कि आपका विवाह होने के बाद भी जब तक गौना नहीं होता आपस में आप बात नहीं कर सकते। ये संस्कार थे साहब, इतना अनुशासन था। तो मतलब मिलना जुलना तो दूर, बात नहीं कर सकते थे आप। तो जब गौना हो जाता था उसके बाद, तो उस अवधि से लेकर के, जब मान लो किसी बेटा बेटी की 7 साल बेटा है और 5 साल की बेटी है, उस सगाई हो गई, तो उसके दिन तो खेलने के हैं, उसके दिन संस्कार प्राप्त करने के हैं। तो इसलिए पहले श्रावण से लेकर के जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, प्रति वर्ष सावन में इस तरह की संस्कार परंपरा को निभाया जाता। जरूरी नहीं है कि किसी विशेष दिन ही ये ले जाया जाए। खेती का काम है, बीच में नदी है, वर्षा अधिक हो रही है, तो अवसर देख करके किसी एक दिन ले जाया जाता था। सामान्यतः उस कपड़े में एक जोड़ी कपड़े, सामान्य कपड़े, और गांव में मिठाई तो कोई बात होती ही नहीं थी, ऐसी कोई नहीं होता था। मिठाई की परंपरा बाद में जुड़ी, लेकिन एक जोड़ी कपड़े और पास के हाट से, गांव के पास के हाट से जो भी खिलौने होते थे, लेकिन मुझे पता है बहुत अच्छी तरह से, उसमें एक गुड़िया और एक गुड्डा जरूर होता था। उस खिलौने में एक गुड़िया और एक गुड्डा जरूर होती। इसके पीछे का मनोविज्ञान मुझे बाद में समझ में आया। और बाकी का जो दूसरे होते थे। अब तो खिलौने, ट्रैक्टर आ रहा है खिलौने में, अब तो खिलौने में क्या आ रहा है, बंदूक आ रही है, तमंचा आ रहा है, पिस्तौल आ रही है,
और जेसीबी आ रही है खिलौने में। अजीब लगता है, क्या दिमाग में भरा जा रहा है खिलौने। तो उनमें देखिए गुड्डा गुड्डी जरूर होता था, और वह खिलौने के माध्यम से अपने बचपन को ठीक से खेल में बिता सके। एक बात। दूसरी बात, उस खिलौने के माध्यम से उसकी सखियां उसके घर आती थी और वो आपस में खेलती थी। गृह कार्य के कारण उसको समय नहीं मिलता था, तो समय निकाल करके जब भी उसके पास समय होता था वो उन खेलों से खेलती रहती, उन खिलौने से खेलती रहती थी। इसलिए उसका मन बहलता था। और वो जो जो एक जोड़ी कपड़े ले जाए जाते थे ना, वो रक्षाबंधन के दिन वो जरूर पहनती थी, और उन्हीं कपड़ों को पहन करके वो अपने भाई के हाथ में राखी बांधती थी। और रक्षा खिलौने के साथ एक बात और थी कि यदि राखी नहीं ली जाई जाती, क्योंकि खिलौना मान लो 10 दिन पहले ले गया और बीच में हाट नहीं पड़ा, हाट पड़ रहा है, बाजार पड़ रहा है रक्षाबंधन के 4 दिन पहले, और खिलौने ले गए 10 दिन पहले, तो राखी नहीं ले जा सकते। तो उसको राखी के पैसे दे करके आते थे कि ये राखी बांधने के पैसे, ये भाई को वो राखी बांधेगी बेटी। यानी यदि उसके पास इस तरह की स्थिति नहीं है, तो भाई की कलाई गरीबी के कारण, अभाव के कारण, किसी व्यस्तता के कारण, बाजार न जाने के कारण सुनी न रहे, इसलिए ससुराल पक्ष का इतना ध्यान रखा जाता था। दूसरी बात ये कि जब सगाई तो किसी शादी विवाह में मिले, किसी बाजार में मिले। मैंने ये देखा है कि बाजार में गए और 2 लोग मिल गए तो बेटा बेटी की सगाई हो गई। ये मैं सच बात बता रहा हूं। तो जब खिलौना लेकर के पहली बार जाते हैं तो उस घर को पहली बार देखते हैं कि जिस बेटी को ला रहे हैं वो घर कैसा है, माता पिता कैसे हैं, संस्कार कैसा है। और मैं गौरी शंकर जी एक बात का ध्यान रखूं, बता दूं आपको, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है कि वहां भोजन कैसे बना जाता है, घर में चतुराई कैसे रखी जाती है, चूल्हा कितना साफ सुथरा होता है, घर आंगन में झाड़ू लगी है कि नहीं है। और सामान्यतः हमारे यहाँ खिलौना शाम को लेकर के जाया जाता था, तो वो देखते थे कि शाम को तुलसी के सामने दीपक लगाया कि नहीं लगाया घर। ये शाम को पहली रोटी इनके यहाँ गाय को देने के लिए बनती है कि नहीं बनती है। ये बोलते नहीं थे, लेकिन इन सारी चीजों को बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन करते थे। फिर माँ का स्वभाव कैसा है, भाइयों का स्वभाव कैसा है, कितने भाई बहन है, घर में ननद है क्या, बुआ तो नहीं रहती है घर में कौन कौन रहते हैं, क्योंकि बुआ का घर में रहना ठीक बात नहीं होती है। बुआ यदि विवाह योग्य है तो ससुराल में जाना चाहिए, ये भारतीय परंपरा है, क्योंकि परिवार हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए ये सारी की सारी चीजों का निरीक्षण परीक्षण पहले रखीना ले जाने में पहली बार उस घर का मनोविज्ञान, उस घर का अर्थशास्त्र, उस घर के संस्कार, उस घर का व्यवहार, उस घर की भोजन पद्धति, उस घर में थाली बर्तन किस तरह के हैं, उस घर में शाम को पूजा होती कि नहीं, तुलसी चौरे पर दीपक लगता है कि नहीं, तुलसी का पौधा भी है कि नहीं वहां पर, और भगवान की कहीं मूर्ति है कि नहीं है। भगवान की मूर्ति नहीं तो कुल देवता यदि पड़ोस में है तो वहां लोग बाग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता था, इसलिए कि यही संस्कार हुए बेटी लेकर के हमारे घर आई थी। तो इतना एक छोटे से संस्कार के पीछे कितना, देखिए अर्थशास्त्र देख लिया, समाजशास्त्र देख लिया, पारिवारिक व्यवस्था देख ली, फिर ये भी देखा जाता कि इनके पड़ोसियों से कैसे संबंध है। पड़ोसियों से अच्छे संबंध है तो सुबह पड़ोसी जरूर उनको चाय पिलाने के लिए ले जाएगा, ये बात। और पड़ोसी से संबंध अच्छे नहीं है तो पड़ोसी बोलेगा भी नहीं, और समधी को अपने यहाँ चाय पिलाने भी ले जाएगा। इतना बड़ा गांव का वातावरण,
ये भी मैंने देखा है कि यदि वो भोजन करने के बाद जाते हैं तो सुबह उनको खेत में ले जाया जाता था कि चलिए अब खेत घूम करके आते हैं, तब तक भोजन बनता है। ये बिल्कुल प्रथा थी ही। तो खेत भी देख लेता था, खेत उसमें कुआं है कि नहीं, सिंचाई की व्यवस्था कैसी है। ब्याई जी जो है, हमारे समधी जी जो है, वो पारिवारिक दृष्टि, वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर तो नहीं है। मैंने देखा है आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है तो बेटी के पिता को, बेटे के पिता ये कहा जाता है कि आप, ये बेटी मेरी बेटी है और आप कार्य करो, अपन मिल करके करते हैं। मेरे बारात में जो बेटे आएंगे वो 10 आपके यहाँ काम करने के लिए खड़े रहेंगे। कितनी बढ़िया बात थी साहब। और आज करके देखिए, टाई लगा करके न जाने कौन सी फटी तंग पेंट पहन करके बारात में जाते हैं और कैसा रोब जमाते हैं। मैं चाय नहीं पीता हूँ, काफी पीता हूँ, जैसे इनके पूर्वजों ने काफी पी हो। ये इतनी सारी बातें जो है, ये उस, देखिए, रखीना ले जाने वाली छोटी सी संस्कार। और उस मुख्य जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये, उस रखीना बार बार वो उसकी माँ बोलती थी बेटी को कि ये तेरे ससुराल से आया है, ये कपड़े तेरे ससुराल से आए हैं। वो 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की बेटी को बार बार कहा जाए तो उस बेटी के बाल मन में ससुराल के प्रति जुड़ाव धीरे 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 हमेशा बन जाता है। वो उसको ससुराल पराया नहीं लगती थी, ससुरे का व्यवहार देख लेता है। मेरे निमाड़ में एक निवेदन कर लूं मैं, दूसरे में पूरे देश में घूमता हूं तो दूसरे देश में मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटियों की घूंघट प्रथा अभी भी है तो वो कैसा। हमारे निमाड़ में विवाह करने के बाद दूसरे दिन बेटी दादा यानी ससुर से पूछती है, पापा जी चाय ले आऊं, पापा जी भोजन परोस दो। यानी ससुर और बेटी में, पुत्र वधू में दूसरे दिन से संवाद शुरू हो जाता है। ये निमाड़ है। निमाड़ में दहेज नहीं होता, पूरी नर्मदा पट्टी में। नर्मदा माई की कृपा देखिए, जो भी अपन कर लेंगे। बेटा अच्छा है, कभी कभी तो बेटा बेटी को भी देखा नहीं जाता था। तो जब रखीना लेके जाते थे तो बेटी को भी ठीक ढंग से देख लेते थे, उसके संस्कार देख लेते थे, उसके उसके पूरे पूरे सौंदर्य को देख लेते थे, उसके संस्कार देख लेते थे। और मैं बताऊं, जब रखीना लेके जाते थे तो ससुर उसके सिर पर हाथ फेरता था, बेटी खूब बड़ी हो जाओ, खूब अच्छी हो जाओ। फिर पूछ लेते थे बात बात में, ये स्कूल जाती है कि नहीं जाती है, क्योंकि पुराने समय में तो इस बेटियों की शिक्षा थोड़ी सी कठिन हो गई थी। तो पूछ लेते हैं कि ये स्कूल जाती है कि नहीं जाती है, उसका भाई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तुम्हारे यहाँ कितनी भैंसें हैं, उसमें से कितनी दूध देती हैं। यानी बेटी को गाय और भैंस यदि है तो उसको दूध मिलता होगा, उसका उसका पुष्ट होगा। अभी भी मुझे चश्मा नहीं लगता है तो डॉक्टर झूठ बोलते हैं कि आप घी खाते होंगे, तो उसके बिना तो भोजन ही नहीं होता साहब, हमारे निमाड़ मालवा का तो। और जब तक पूरा बाफला घी में नहीं डूब जाता उसका आनंद ही नहीं आता। 56 भोग अलग और दाल बाफला चूरमा अलग। बिल्कुल तो सही। देखिए, हाँ, खान पान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा दीक्षा, खेती बाड़ी, पास पड़ोस और गांव का भी अवलोकन कर लिया जाता था। तो से कुआं कितनी दूर है, बेटी कितनी दूर से पानी लाती है, क्योंकि यदि कुआं आधा किलोमीटर है तो ससुराल जाएगी तो वहां तो 1 किलोमीटर है, तो उसको आधा किलोमीटर से पानी लाने का यदि अभ्यास होगा तो वो 1 किलोमीटर से भी पानी ले आएगी। ये अभ्यास है कि नहीं है। इतनी सारी चीजें रखीणा के पीछे छुपी हुई है। ये मेरा भारत है
और ये मेरा भारत का परिवार है जिसके मुझे गर्व है पूरी तरह से। और ये परिवार फिर से लौटना चाहिए, ये परिवार फिर से आना चाहिए, ये परिवार कुटुंब व्यवस्था में बदलना चाहिए और बेटियों को पूरी तरह से स्वतंत्रता उसके घर के निर्णयों में, उसकी हर घर की कार्य अवसर में मिलना ही चाहिए। तभी हम इस जीवन के रथ को समान रूप से वहां तक ले जाएंगे होता है, विशाल होता है। फिर वो बेटी जैसे ही जैसे बड़ी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तो हमारे यहाँ जहां तक मेरे संज्ञान में है, विवाह होने के बाद ये रखीणा ले जाना बंद हो जाता है। हाँ, लेकिन सावन में अनिवार्य रूप से वो बेटी अपने मायके जाएगी, और बेटी जब मायके जाएगी तो ससुर तो नहीं, सास उसको चूड़ी पहनने के पैसे देगी, सास उसको राखी के पैसे देगी, सास उसके भाई बहन के लिए कपड़े तो नहीं देगी, लेकिन सारे तुम्हारे कितने काका हैं, आस पड़ोस में कौन कौन है, तुम्हारी माँ ने गांव में किसको भाई बनाया है। यानी हमारे यहाँ देखिए गौरी शंकर जी, कैसी परंपरा थी कि बेटी का जब विवाह होकर के आता है तो साल 2 साल बाद एक गांव में वो मुंह बोला भाई बनाती है कि संकट के समय वो मायके नहीं जा पाए, संकट के समय वो कहीं विपदा में फंस जाए तो जो गांव का भाई है उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाए, उसकी ढांढस के लिए खड़ा हो जाए। इतना सुंदर देश है मेरा। ससुर पूछ लेता है, देख लेता है कि बेटी यदि माँ के साथ काम कर रही है तो जरूर उसको रसोई बनाना धीरे धीरे आता होगा। चुपचाप बैठ के देख लेता है, थाली परोस करके लाई तो बेटी किस तरह से थाली किन संस्कारों के माध्यम से उसको रखती है, ये देख लेता है, ये देख लेता है। तो मैं निवेदन करूं, मैं तो दुनिया के कई देशों में घुमा हूं, मेरी माताएं बहनें एक आटे की लोई को चकलेटा के ऊपर रख करके बेलन बिना उठाए गोल रोटी बना लेती है। भारतवर्ष के अतिरिक्त किसी देश की माता बहनें ऐसा कर सकती है क्या? सही है। जीवन के हर क्षण, हर पहलू पर, हर संस्कार में ये जो कलात्मकता है, ये हमारे ये संस्कार देते हैं। राखी से जिरोती से लेकर, एक जिरोती होती है हमारे यहाँ कौले पर बनाई जाती है दोनों पर, तो कौले पर जो जिरोती बनी है वो ससुर पूछ लेता है कि ये किसने बनाई, तो बोले बनाई तो माँ ने है, लेकिन रंग घोल करके मैं लाई थी। ये रेखा जो है ना, ये रेखा मैंने खींची है। तो ये जान जाती है कि वो जो बेटी जो हमारे यहाँ पुत्र वधू बन करके आएगी, जो हमारे यहाँ ये कला के संस्कार भी लेकर के आएगी, ये मांडे बनाने की संस्कार भी लेकर के आएगी, इतने संस्कारों से भरी हुई, विवाह के पहले ही इतने संस्कारों से उसको परिपूर्ण किया जाता है। और फिर जो पुत्र वधू बन करके आती है तो वो वधू बन करके नहीं आती, बेटी बन करके आती है, कुल दीपिका बन करके आती है, क्योंकि वो कुल दीपक को जन्म देने वाली। ऐसी मेरी सीता समान भारतवर्ष की बेटियों को मैं नतमस्तक होकर के उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। ये भारतवर्ष का परिवार समृद्ध हो, हमारा हमारा समाज संस्कारवान बने, हम आकाश में उड़ते रहें लेकिन हमारे पांव जमीन पर हो,
हमारे जीवन के पतंग की डोर जमीन के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों के पास हो, तो हमारे संस्कार हमको जीवन के उन लक्ष्यों की ओर ले जाएंगे जो एक अनुशासित परिवार होगा, एक समृद्ध समाज होगा, एक संस्कारवान और सुगठित शांति प्रिय परिवार होगा, कुटुंब होगा, और जिसमें समभाव होगी, समरसता होगी और नर्मदा की तरलता होगी, निर्णयों की विंध्याचल के समान अटलता होगी, और जीवन के विस्तीर्ण आकाश में सतपुड़ा के समान सौंदर्य की सुषमा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, श्रोताओं को और आप सबको मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच हम लोग भावनाओं में बह गए। मैं तो पूरी तरीके से ठेठ गांव में रहा हूं। गांव की परंपराओं से मैं 1977-78 से पहले से बहुत रूबरू होता रहा हूं। हर एक त्योहारों पर वो अलग ही माहौल होता था। लेकिन आज जो वर्तमान स्थितियां हैं, आदमी सिर्फ, आज मेरे पास 2 कार हो गई हैं, कल 4 कार हो जाएं, परसों 8 कार हो जाएं। क्या करोगे, क्या लेके जाओगे? लेकिन हाल ये है कि दाएं वाला पड़ोसी, उससे भी बात नहीं होती है, बाएं वाला पड़ोसी, उससे भी झगड़ा चल रहा है। तो यही जो सामाजिक समरसता है पूरी तरीके से टूट रही है, बिखर रही है। मेरा अपना मानना है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी और इन्हीं वीडियो को देखेगी, किताबें पढ़ेगी कि हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार कितने अच्छे थे, लेकिन हमारे जो पिताजी थे, उनके दादाजी थे, उन्होंने पूरी की तरह खत्म कर दिया। तब उनके अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आएगा। 5-7 पीढ़ियों से जो विदेश में रह रहे हैं लोग, आज वो लौट रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि मेरे कौन कौन से रिश्तेदार यहाँ हिंदुस्तान में हैं। वो जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, काशी, इलाहाबाद जाते हैं, पंडों से पूछते हैं, उनके पास सारा रिकॉर्ड है, और उसके हिसाब से अब ढूंढते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ हैं लोग। लेकिन मैं आज भी यही चेताना चाहता हूं कि अपनी परंपराओं पर लौट आइए, बहुत आनंद मिलेगा। वरना हमारी आने वाली जनरेशन जिस दिन समृद्ध हो गई और समझदार हो गई, उस दिन बहुत गालियां देंगी हमें कि क्या करके गए हैं, क्या हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो इसलिए बहुत कुछ छिपा है परंपराओं में, संस्कारों में। बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं सभी अतिथि वक्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। पटल से जुड़े सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आभार व्यक्त करता हूं बुंदेलखंड प्रॉपर टीम, पवन त्रिपाठी जी, रोहित चंदेल जी, आशु जी, और साथ ही आदरणीय अतुल मलिकराम जी का, जिनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम आम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, संभव कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कि आपने हमें इतना मार्गदर्शन दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बहनों का। इनसे हमेशा जी। बात होती रहती है मेरी, जी जी। और आगे भी मैं चाहूंगा कि पारंपरिक चीजों को लेके मैं कार्यक्रम करता रहूंगा, लोगों को जगाता रहूंगा। महीने में एक आदमी भी जाग गया ना, तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं पर खत्म करते हैं, फिर कभी मिलेंगे। प्रणाम। दादा नमस्कार।